बढ़िया। परमाणु शुद्ध है, नित्य है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। परमाणु नित्य है। और स्कंद? हाँ, स्कंदों में तो क्योंकि बदलाव ऐसा चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए क्योंकि स्कंद पर्याय है। बढ़िया, स्कंद पर्याय है, इसलिए बेला जी बोलिए। आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरा नेट चला गया था। बेला जी आप फिर से बोलिए, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं आया। परमाणु अविभाज्य है। परमाणु कोशिका का सूक्ष्मतम अंश है और स्कंद अविभाज्य नहीं है। परमाणु अविभाज्य अंश है, क्योंकि सबसे यूनिट है ना, अब उसका दूसरा विभाजन नहीं हो सकता है। लेकिन स्कंद का तो विभाजन होता ही है, क्योंकि कम से कम 2 परमाणु तो उसमें होंगे ही, तो उसके टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। मीनू दी का आ गया क्या नंबर? नहीं आया ना? मीनू दी बोलिए। परमाणु तो भेद से होता है, करता है, और स्कंद जो है वो संघात और भेद दोनों से। आ गया था ये पॉइंट। ठीक है, सुधा जी बोलिए। अभी भी हाँ। 8 अणु में ऊपर की 8 क्रियाओं में से 2 क्रियाएं करके एक समय में 2 क्रियाएं पाई जाती है। जबकि स्कंद में ऊपर की 8 क्रियाओं में से 4 क्रियाएं पाई जाती है। बढ़िया। ये पॉइंट मतलब समझ लीजिए, थोड़ी देर से वो रिपीट हो रहे थे कि जो अपनी स्पर्श गुण की अपेक्षा से देखें कि 8 में से एक समय में स्कंद में तो 4 हो सकती हैं, लेकिन अणु में होंगी 2 ही। और अगर टोटल देखें 20 में से, 20 का भी टोटल कर सकते हैं, नहीं तो खाली स्पर्श गुण का भी बता सकते हैं। 20 में से कितनी होंगी बता सकते हैं? 20 में से एक समय में अणु में कितनी और स्कंद में कितनी? बोलिए रेणु जी लोहारिया। परमाणु में तो 5 गुण होते हैं। हाँ, स्कंद में एक ही होगा? नहीं, स्कंद में तो अनेक हो सकते हैं, अणु में एक साथ 5 कौन से होंगे? स्पर्श का, रस का, रंग का, और एक गंध का, गंध एक ही होगी, एक ही होगी, और रस भी एक ही होगा। चलिए कोई बात नहीं,
5 आपका आंसर सही है, लेकिन आप उनके नाम नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं। कांता आंटी बोलिए, आवाज चालू करिए। स्कंद में 18? नहीं, 18 कैसे नहीं नहीं नहीं। चलिए, और कौन बताना चाहते हैं? ट्राई करें। हाँ, अनुज बोलिए। परमाणु को जो है अवधि नाम से जाना जाता है और स्कंद जो है मति शुद्ध ज्ञान में है। ठीक है, पर अभी प्रश्न दूसरा चल रहा था। हाँ ठीक है, अभी इस बात को लेते हैं, पहले वो पुराने वाली बात को कंप्लीट कर लें। गुण चल रहे थे, बोलिए सूरत वाली आंटी। आपके परमाणु को जो है उल्टा कर दिया है, स्कंद जो है उल्टा करके नहीं है, उत्तर करने की पर्याय है। ठीक है, अभी आप लोग उसके लिए हाथ खड़ा करें। जो प्रश्न ये चल रहा है कि परमाणु में जो स्पर्श रसगंध की 20 अवस्थाएं होती हैं, उसमें से परमाणु में कितनी होंगी और स्कंद में कितनी होंगी, वो बतानी है। दीपिका जी। अणु में तो 5 और स्कंद में 8, 4 और 3, 4 और 3, 7। कौन कौन सी 5 कौन कौन सी होंगी? अणु में 5। एक रस, एक गंध, एक वर्ण और शीत उष्ण में से एक और स्निग्ध में से एक। बढ़िया। परमाणु में जो 4 गुण है ना, देखिए प्रश्न क्या चल रहा था अभी अपना, वो अंतर वाला प्रश्न तो पॉज था बीच में। अभी प्रश्न ये चल रहा था अपना कि पुद्गल की 20 अवस्थाएं होती हैं, 4 गुण है, स्पर्श रस गंध और वर्ण। स्पर्श की 8 पर्याय, रस की 5, गंध की 2, वर्ण की 5, ऐसे करके 20 हैं। इन 20 में से अणु में एक समय में कितनी हो सकती हैं और स्कंद में कितनी हो सकती हैं? तो अणु में एक समय में 5 होंगी, ये अपन ने पढ़ा था शायद, उसमें है पीछे। तो अणु में एक समय में 5 हो सकती हैं। स्पर्श की 8 में से 2 ही होंगी, और 2 भी कौन सी होंगी कि शीत उष्ण में से एक, स्निग्ध रूक्ष में से एक, ये 2 हुई। फिर रस की 1, वर्ण की 1 और गंध की 1, इस तरह से 5। ठीक है, और अब स्कंद की बताइए, ये परमाणु की हुई, स्कंद की 7 कौन सी? जो स्पर्शली है उसमें से 8 में से 4 होगी और वो एक। बढ़िया, स्पर्श की 8 में से 4 होंगी। भाई 8 की 8 एक साथ कैसे हो सकती है कि ठंडा भी और गर्म भी हो, हल्का भी और भारी भी हो? ऐसा तो नहीं हो सकता, तो अपोजिट है 8। तो उनमें से 4 होंगी और एक गंध, एक रस और एक वर्ण, इस तरह से 4 और 3 7। तो परमाणु में 7, सॉरी स्कंद में 7 और अणु में 5। और स्कंद में एक और शब्द रूप भी होता है, तो वो 8 भी कहते हैं स्कंद में। अभी क्योंकि अपन ने शब्द को नहीं काउंट लिया ना इसमें, इसलिए अपन 7 गिन रहे हैं, वरना स्कंदों में शब्द बनते हैं, स्कंदों से शब्द बनते हैं, तो एक शब्द रूप अवस्था, तो 8 भी बोल सकते हैं, 7 भी बोल सकते हैं, 8 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने वापस पुराने वाले प्रश्न पे आते हैं। तो ये अनुज ने जो बताया था कि अणु है वो अवधि ज्ञान से ही जाना जाएगा और स्कंद है वो मति शुद्ध ज्ञान से जाने जाते हैं। इसमें थोड़ा सा एक शब्द अपने को, चाक्षुष और अचाक्षुष वाली बात है ना, तो अणु तो अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान और केवल ज्ञान में ही जाने जाएंगे, ये बात ठीक है। या ऐसे कहें कि अणु मति शुद्ध ज्ञान गम्य नहीं होते, परमाणु मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं होता, मति शुद्ध ज्ञान में नहीं जाना जाता, अन्य ज्ञानों में जाना जाता है। और स्कंद है वो मति शुद्ध ज्ञान गम्य भी होते हैं, क्योंकि कुछ स्कंद ऐसे होते हैं वो मति शुद्ध ज्ञान गम्य नहीं होते। जो अचाक्षुष स्कंद है वो मति शुद्ध ज्ञान से नहीं जाने जा सकेंगे।
तो स्कंद दोनों टाइप के होते हैं, मतिशुद्ध ज्ञान से जाने भी जा सकते हैं, नहीं भी जाने जा सकते हैं, लेकिन जो अणु है वो तो मतिशुद्ध ज्ञान से नहीं जाना जा सकता है, अवधि मन परे या केवल ज्ञान से ही जाना जा सकता है। ठीक है, अभी अंतर बताना है वापस से आप लोगों को। पद्मा जी, अभी भी 1-2 पॉइंट रह गए हैं और बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अणु है वो आकाश का एक प्रदेश ही घेरता है, और स्कंद है वो एक प्रदेश भी घेर सकते हैं, 2 प्रदेश भी, संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश घेर सकते हैं आकाश के। स्कंद अनंत प्रदेश घेर सकते हैं नहीं, संख्यात और असंख्यात प्रदेश ही घेर सकते हैं। तो ये प्रदेशों की तरफ से भी एक पॉइंट अच्छा बता सकते हैं। अब और कौन बताए? चमेली आंटी बोलिए। एक अणु में बंध नहीं होता, जबकि स्कंद में 2 अधिक होने से उनमें बंध आपस में होता है। एक अणु में बंध नहीं हो सकता मतलब एक गुण होगा तो उसमें बंध नहीं होगा। तो यहाँ भी बंध की प्रक्रिया वो तो अणुओं के लिए ही है, अणुओं के लिए ही है। स्कंद में भी तो अणु ही है, वो पॉइंट यहाँ नहीं आएगा कि आप न जगन्य गुणा नाम या गुण साम्य सदृशा नाम, वो वाला पॉइंट यहाँ नहीं लागू पड़ेगा, क्योंकि बंधते तो परमाणु परमाणु ही बनते हैं ना, तो हर परमाणु के लिए अलग अलग वही तो बात, स्कंद के साथ उसकी इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, ये वाला पॉइंट नहीं बनेगा। बोलिए मनोरमा आंटी। हाँ, अणु में शब्द रूप पर्याय नहीं होती और स्कंदों में शब्द रूप पर्याय होती है। ठीक है, बोलिए सुनीता आंटी। परमाणु आदि मध्य अंत से रहित होता है, जबकि स्कंद आदि मध्य और अंत से रहित नहीं है। बढ़िया, ये गाथा वहां पर दी है अपने जहां स्कंदाश्य है कि परमाणु आदि मध्य और अंत से रहित होता है। मतलब परमाणु क्योंकि सिंगल है तो उसकी ना स्टार्टिंग है ना बीच निकाल सकते हैं ना एंड, क्योंकि वो है ही एक ही प्रदेशी, तो उसमें कौन सा स्टार्टिंग का प्रदेश है कौन सा लास्ट प्रदेश है नहीं बता सकते। लेकिन स्कंद में शुरुआत भी है, कम से कम 2 परमाणु का भी स्कंद होगा, कहीं 2 जुड़ गए तो यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ ये बीच हुआ, ऐसा बता सकते हैं। लेकिन एक ही है तो ये तो उंगली क्योंकि इतनी मोटी है इसलिए अपने को ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो एक प्रदेशी एक अणु है तो उसमें आदि मध्य और अंत नहीं होता है। इस तरह से और किसी को कुछ अलग पॉइंट बताना है? मेरे ख्याल से हो गए हैं सब लगभग। हाँ प्रीति बोलिए। आकार का कुछ कह सकते हैं, अणु षटकोण आकार होता है और स्कंद किसी भी आकार का हो सकता है। हाँ ले सकते हैं उसको भी। स्कंदों के अनेक आकार होते हैं जो अपन ने उसमें पढ़ा है ना, संस्थान शब्द बंद सौक्ष्म स्थौल्य, ये सब स्कंदों की बात है। ये जो सूत्र है ना शब्द बंद सौक्ष्म स्थौल्य, तो स्कंदों की अपेक्षा से तो स्कंदों की अनेक रूप अवस्थाएं हैं, तो स्कंदों के अनेक आकार हो सकते हैं, गोल त्रिकोणा इत्थम लक्षण अनित्थम लक्षण, ऐसे स्कंदों के अनेक आकार होते हैं। लेकिन परमाणु के आकार के लिए 2 वो मिलते हैं, या तो गोलाकार कहा जाता है अथवा षटकोणाकार। षटकोणाकार समझते हैं, जैसा डाइस होता है ना, जैसे ये रबर है इरेजर, ये 6 साइड्स हैं, ये तो क्योंकि रेक्टेंगुलर है आयताकार है थोड़ा लंबाई में ज्यादा है, पर जो डाइस पासा होता है ना, लूडो सांप सीढ़ी खेलते हैं उसका, समझते हैं सब वो डाइस, वो ज्योति जी दिखा रहे हैं देखिए आप, ये ऐसा ये डाइस, ये इसमें 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स होती है ना, फिर 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 फिर 2 फिर 3, ऐसा परमाणु का आकार षटकोणाकार
कहा जाता है। अब वो एक्चुअल में तो जो कोई अवधि ज्ञानी में उसमें पर षटकोणाकार शब्द आता है, अथवा समझ लीजिए कि गोलाकार भी मिलता है कहीं कहीं। जो भी हो, परमाणु का निश्चित आकार बताया जाता है, ऐसा लिख सकते हैं। परमाणु का निश्चित आकार बताया गया है, स्कंदों के कोई निश्चित आकार नहीं होते, ऐसा भी अपन पॉइंट। ये सारे आपको अंतर कॉपी में लिखने हैं। कितने सारे पॉइंट हो गए, गिने नहीं अपन ने। और थोड़ी सी शुरू की रिकॉर्डिंग भी रह गई आज। ये सारे पॉइंट्स आपको कॉपी में लिखने हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 9-10 तो हो गए होंगे। बोलिए दीपिका जी, कुछ कह रहे हैं? 11 पॉइंट हो गए, बढ़िया। बेला जी, सबके 11 हुए जिन्होंने पूरे पूरे लिखे? हाँ बोलिए बेला जी। मेरी बोल सकते हैं कि परमाणु स्वभाव पुत्रन है और कण विभाव हाँ बोल सकते हैं, पर वो थोड़ा सा अभी वो लैंग्वेज यहाँ अपन ने उसकी स्वभाव पर्याय या वो लिख दी ना, शुद्ध दशा, वो थोड़ी वो नियम सार वाली लैंग्वेज है ना, तो यहाँ अभी थोड़ी सी वो टफ हो जाएगी। इसलिए एक जो बीच में वो रजनी जी ने जो शब्द लिया था व्यंजन पर्याय वाला, उसको ले सकते हैं। बोली ज्योति जी। हो सकते हैं कि अणु तो बंध रही से स्वतंत्र है और इसका जो है अणु के बंध से। तो बंध रहित कहाँ है? स्कंद में भी अणु है ना। वो आ गई बात की एक प्रदेशी है या वो सिंगल अणु है, तो उसको मतलब वो रिपीटेशन ही होगा, बात वही आ गई, इसलिए। हाँ सेम ही चीज। वर्षा अभी बोलिए। थोड़ा जोर से बोलिए, आज मुझे आवाज धीरे आ रही है, जोर से बोलिए थोड़ा। बोलिए वर्षा भाभी। वर्षा भाभी ये भी बोल सकते हैं कि पुस्तक में गुण से एक साथ होते हैं, लेकिन पर्याय जो कि वो संशय होती है। वो तो सभी, ये अकेले पुद्गल में ऐसा नहीं है। और अपने को पुद्गल की क्वालिटी नहीं बताना, अपन तो अणु स्कंद की बात कर रहे हैं, तो ये तो सभी द्रव्यों में ऐसा ही होता है कि गुण एक साथ ही रहते हैं, पर्याय कम से होती है। हाँ चित्रा आंटी, आप बता रहे हैं कुछ? नहीं, चलिए। तो लगभग 11 या 12 पॉइंट हो गए हैं। और देखिए आपके कितने हुए? मैंने काउंट नहीं किया। काउंट नहीं किए। सुल्तान जी, आपने नंबर डाले? हाँ। कितने हो गए? 12 हो गए। 12 हो गए ना। तो मनोरमा आंटी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मनोरमा आंटी, आपका वीडियो बंद हो गया, आवाज चालू करिए। 16 हो गए मेरे को। 14 हो गए। 16 हो गए। आप लोगों ने डबल कर दिए क्या कुछ? नहीं डबल तो नहीं, 14-16 तो बहुत ज्यादा हो गए। चलिए कोई बात नहीं। एक बार चमेली आंटी, आपके जो 16 हुए हैं वो आप मुझे फोटो खींच के भेज देना, और समीक्षा अच्छी राइटिंग में लिख के पूरे पॉइंट्स को फिर फोटो सेंड कर देना मुझे, ठीक है? अभी मैं मेरे पास ही रखूंगी, आप लोग सब अपने अपने लिख लीजिए, फिर मैं भेजूंगी नहीं, आप लोग सोचो मैं भेज दूंगी तो चलो टिक लेंगे, ऐसा नहीं। सबको लिखने हैं अपने, और अभी नहीं लिख पाए तो क्लास के बाद में लिखने हैं बैठ के, और फिर कुछ रह जाए तो दिमाग पे जोर डालना है कि कौन से रह गए, ठीक है? अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात हो गई। ये जो 5वां अध्याय है, ये 5वां अध्याय वस्तु स्वरूप बताने वाला है। वस्तु स्वरूप मतलब लोक में
किस तरह से पहले विश्व व्यवस्था बताइए कि दो चीज चलती हैं। एक अपने अगर फिलॉसफी की तरफ से देखा जाए तो एक होती है वस्तु व्यवस्था और एक होती है विश्व व्यवस्था। तो विश्व में किस तरह से कौन कौन से द्रव्य हैं, क्या है। तो ये विश्व में 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। फिर उन जीव पुद्गल आदि का स्वरूप, धर्म धर्म का स्वरूप, ये सब थी विश्व व्यवस्था। ये विश्व कैसे बना है, किस तरह से चलता है। यानी कहीं आप कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह हो ना, उन लोगों से बात करें तो वो इन शब्दों में बात करेंगे कि जैन दर्शन में विश्व व्यवस्था क्या है, जैन दर्शन में वस्तु व्यवस्था क्या है। तो ये 6 द्रव्यों की जो बात थी, द्रव्यों का जो स्वरूप था, वो सब थी विश्व व्यवस्था। और ये जो बताई जा रही है सद्द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत, तद्भावाव्यम, ये अर्पितानर्पित सिद्धि, ये जो सूत्र हैं ये बता रहे हैं वस्तु व्यवस्था। पर्टिकुलर एक द्रव्य की क्या स्ट्रक्चर है। अभी विश्व में 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों से बना हुआ विश्व है। तो विश्व का स्ट्रक्चर बताया एक बात इसी अध्याय में, 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया। अभी इसी अध्याय में उस विश्व के स्ट्रक्चर के साथ साथ में फिर केवल सिंगल एक द्रव्य, नाम नहीं लेना उसका, बस कोई भी द्रव्य को उठाया तो उस द्रव्य का क्या स्वरूप है, उस द्रव्य का क्या स्ट्रक्चर है, वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 3-4 सूत्र पहले आए थे, सद्द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत, तद्भावाव्यम नित्यम, अर्पितानर्पित सिद्धि, ये 4 सूत्र पहले आए थे। उसमें क्या बताया था, वस्तु का स्वरूप। वस्तु का स्वरूप का क्या मतलब है, वस्तु का मतलब है द्रव्य। वस्तु कहें द्रव्य कहें, ऐसे लगता है वस्तु मतलब जैसे कोई चीज, ये पेन पेंसिल वस्तु। वस्तु का मतलब है द्रव्य, वस्तु स्वरूप का मतलब है द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य का क्या स्वरूप है। वस्तु स्वरूप शब्द कहीं बोलते हैं आप लोग, कभी बोला है? बोलिए सुधा जी। वस्तु स्वरूप विचार बुद्धि से सब प्रकार। बढ़िया। मेरी भावना की लास्ट लाइन है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। तो ये वस्तु का स्वरूप क्या है, जिसको विचार कर, उसका विचार करने से सारे दुख संकट वो शांति से हंसते हंसते झेल सकें, ये चल रहा है वो वस्तु का स्वरूप। ये है एक द्रव्य, कोई वस्तु, उसका क्या स्वरूप है कि वो उत्पाद व द्रव्य सहित है। वस्तु का क्या स्वरूप है कि उसमें उत्पत्ति भी है, नष्ट भी होता है, फिर भी बना रहता है। अब ऐसा विचार करके हम सब दुख संकट कैसे सह सकते हैं, इस विचार से तो सह सकते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी होगा, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है। लेकिन वो उत्पन्न हुआ है, नष्ट हुआ है, फिर भी वो बना रह रहा है, फिर भी वो नष्ट नहीं हो रहा है। तो आराम से खुश हो कि भले ही उत्पत्ति विनाश दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्पत्ति विनाश होता ही नहीं, द्रव्य है। तद्भावाव्यम नित्यम, अपने मूल स्वरूप से कभी वो च्युत नहीं होता है। जो वस्तु है, जो द्रव्य है, वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता है। ये जो बदलाव दिखाई दे रहा है, ये अवस्थाएं बदल रही हैं। जो भी अवस्थाएं, निरोगी से रोगी अवस्था हुई कि रोगी से निरोगी अवस्था हुई, मनुष्य अवस्था छोड़कर अन्य दूसरी पर्याय में चला गया, तो ये अवस्था बदल रही है, वस्तु का नाश नहीं हो रहा। वस्तु क्या है इसमें, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये शरीर। देखिए अभी अपन ने अणु और स्कंद की बात करी, तो कोई स्कंद के नाम बता सकते हैं आप लोग, स्कंद के नाम, एक आध 2 स्कंद के नाम बताइए। बोलिए रजनी जी, 2 स्कंदों के नाम बताइए, प्रश्न है आपके लिए। अरे स्कंदों के नाम बताने, कोई भी स्कंद आपको पता हो? नहीं? हाँ रश्मि जी। अनम्यूट करिए, स्कंदों के नाम बताइए। स्कंदों के तो सुलोचना जी। हाँ जो भी है, टेबल कुर्सी पेन पेंसिल, ये जो अपने को दिखाई दे रहा है, ये सब स्कंद है। ये शरीर,
अब मैं पूछूं आपको स्कंद पे टिक करना, आपको ऑप्शन दे दिए, निम्न में से स्कंद पे टिक करिए कोई अणु के, तो वैसे ऐसा प्रश्न बना नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन नहीं दे पाऊंगी। अणु तो क्योंकि एक ही होता है अणु, उसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसमें हमने लिख दिया शरीर। तो शरीर भी एक स्कंद है, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ना, ये तो एक स्कंद है। और इसमें वस्तु क्या है? वस्तु यानी कि मैं, आत्मा, जीव। तो मेरा भी क्या स्वरूप है कि ये उत्पत्ति विनाश, ये पर्याय का पलटना, ये शरीर में रहना, ये मनुष्य रूप, ये अवस्था है। ये अवस्था बदल रही है, लेकिन मैं फिर भी स्थिर हूँ। शरीर स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर कोई वस्तु यानी मूल द्रव्य नहीं है। देखो, यहाँ वस्तु का मतलब है मूल द्रव्य। शरीर है वो मूल द्रव्य नहीं है, शरीर है वो पर्याय है, उद्गल की पर्याय है। अब वो शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर वो परमाणु उसके अलग अलग हो जाएंगे, तो वो परमाणु नष्ट नहीं होंगे, लेकिन ये अवस्था तो नष्ट हो जाएगी। इसलिए शरीर मूल द्रव्य नहीं है। तो वस्तु का स्वरूप विचार करने से कि वस्तु में पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय नष्ट होती है, लेकिन वो वस्तु वो खत्म नहीं होती, उसका नाश नहीं होता, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। तो ऐसा जब स्वरूप विचारते हैं तो फिर क्या दुख होता है? एक तो पहले ही दिमाग जब इन विचारों में लग जाता है तो वो दुख, दर्द, कष्ट, काफी कुछ तो भूल ही जाते हैं। और ये बात समझ में आ जाती है तो अंदर से एनर्जी आती है, विल पावर स्ट्रांग होती है ऐसा समझने से। अभी हमारे इसमें बात चल रही थी द्रव्य संग्रह में कि आत्मा को दूध दही घी की उपमा दी। आत्मा दूध दही घी के समान है, मतलब कि जैसे दूध दही घी पीने से वो एनर्जी आती है, स्ट्रांग होता है, वैसे ही आत्मा का आश्रय लेने से, आत्मा का अनुभव करने से, आत्मा का स्वरूप समझने से विल पावर, अपन अपने शब्दों में विल पावर बोलते हैं, आत्मबल, वो मिलता है, वो स्ट्रांग होता है, उससे एक शक्ति प्रकट होती है। तो ये आत्मा वैसे ही अनंत शक्तिशाली पदार्थ है, और उसका स्वरूप समझने से ऐसे शक्ति की प्राप्ति होती है, पॉजिटिविटी आती है, अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो सब दुख संकट वो निकल जाते हैं, सहन हो जाते हैं। तो यहाँ वस्तु का स्वरूप बताया जा रहा है। तो 4 सूत्र तो पहले हमने देखे थे, वो वस्तु स्वरूप को बताने वाले थे। अभी फिर से अब मूल देखो, द्रव्य का लक्षण। अभी तो क्या है, आपको इस बार मैं सोच रही हूँ कि एक एक शब्द वाले तो अब वही है, सब बड़े लोग हो ना, लिखने में, मोबाइल में टाइप करने में सबको प्रॉब्लम है, फिर समस्या मुझे ही हो जाएगी, आप लोग कागज में लिख लिख के फोटो खींच खींच के भेजोगे। नहीं तो मैं सोच रही थी एक एक शब्द वाले तो प्रश्न दिए जाएं कम से कम, लेकिन वो मुझे बहुत समस्या हो जाएगी। वो फिर मोबाइल में उसमें चेक कैसे करें, आपकी जो गलती है वो पॉइंट आउट करना, फिर बहुत टाइम लग जाता है उन चीजों में। सीधा सीधा कागज हो तो फिर भी अपन चेक कर लो, चलो कोई बात नहीं। तो द्रव्य का लक्षण पूछा जाएगा, तो द्रव्य का लक्षण क्या है? तो 3 सूत्र इसमें आएंगे। सद्रव्य लक्षणम, उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत, और ये अब जो अगला अपन पढ़ रहे हैं 38 नंबर का सूत्र, वो भी द्रव्य का लक्षण है। यानी द्रव्य के अलग अलग लक्षण नहीं है, द्रव्य का लक्षण तो वही है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से बताया गया है। उस तरह से किसी को समझ में नहीं आया, वो कठिन लगा हो, सत, उत्पाद व द्रव्य, वो कठिन कठिन शब्द लगे हों, तो यहाँ और थोड़ा सरल करके फिर से द्रव्य का स्वरूप बता रहे हैं, क्योंकि ये मूल बात है, वस्तु का स्वरूप समझना ये असली काम है, इसके लिए सारी जिनवाणी है। तो यहाँ द्रव्य का लक्षण बताया जा रहा है। देखिए पेज नंबर, इसके आगे वाला ही है, क्या सा पेज चल रहा था अपना, 232, 33, 34 आएगा ना, 32, 33 चल रहा था, 34 आएगा, 234 नंबर पेज है। द्रव्य का लक्षण इसी अध्याय के 39, 30, 29, 30वें सूत्र में द्रव्य का लक्षण बताया गया है। अब द्रव्य के लक्षण को प्रकारांतर से स्पष्ट करते हैं। प्रकारांतर मतलब दूसरी तरह से बता रहे हैं, मतलब लक्षण अलग नहीं है, लेकिन दूसरे शब्दों में उसको बता रहे हैं। जैसे कि अपन फोटो खींचते हैं, शादी की समझ लो, दूल्हा दुल्हन की, या अपने मकान नया बनाया हो तो मकान की, तो एक ही फोटो खींचते हैं क्या? अपने बच्चे की खींचते, छोटा बच्चा हो तो उसकी दिन भर फोटो खींचते रहते हैं। तो अभी ऐसे बिठा के खींची, फिर ऐसे करके खींची, फिर ऐसे करके खींची। मकान की भी ऐसे ही फ्रंट लेते हैं, फिर इस साइड से, फिर उस साइड से, ऐसे करके खींचते हैं। तो ऐसे ही द्रव्य का लक्षण बताया जा रहा है, कोई इस तरह से बताया, कोई इस तरह से बताया, कोई इस तरह से बताया।
अलग अलग तरह से द्रव्य का लक्षण बताया जा रहा है। सूत्र मैं बोल रही हूँ, पीछे बोलेंगे आप लोग कोई। रजनी जी आप रिपीट करिए। गुण पर्ययवद द्रव्यम, गुण पर्ययवद द्रव्यम, द्रव्यम यानी द्रव्य, वो कैसा होता है, गुण और पर्यायवत। ये द तो एक्चुअल में शब्द क्या है, ये संस्कृत के नियम होते हैं, शब्द तो है ये गुण पर्ययवत और द्रव्यम, ऐसा है। लेकिन वो संस्कृत के नियम होते हैं कि इधर द होता है तो ये त है ना, वो द बन जाता है। ऐसा बोलने में इजी रहता है ना, इधर भी द इधर भी द, वरना यहाँ त हो फिर यहाँ द हो तो वो बोलने में इजी नहीं होता है। तो संस्कृत जो लैंग्वेज होती है वो मुख सुख, ऐसे बोलने में भी हमको आराम रहे, ऐसी वाली होती है। तो इसलिए ये वत का द बन गया, तो यहाँ बन गया ये पर्याय वद, हलंत है ना, पर्याय वद। तो वद मतलब वत, वत यानी वाला, वाला कहीं, वान कहीं। तो द्रव्य है वो कैसा होता है, गुण पर्याय वाला। द्रव्य है वो गुण और पर्यायवान, द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। मतलब क्या हुआ कि द्रव्य में गुण और पर्याय होती हैं। तो अब ये शब्दों की कमजोरी है, हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। अब ऐसे शब्दों से हमको क्या लगता है, द्रव्य में, जैसे द्रव्य में का मतलब क्या समझे कि समझ लो ये कोई डब्बा है, जैसे ये एक डब्बा है मान लीजिए, और इसमें द्रव्य में ये इसके गुण है, ये तो बड़ी बहुत है लेकिन समझ लीजिए छोटी हो, तो ये द्रव्य में ऐसे गुण हैं और ऐसे पर्याय हैं, ऐसे द्रव्य में गुण और पर्याय भरी है, ऐसा नहीं है। द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है, मतलब कि ये पूरा का पूरा यानी उसी का बना हुआ है, ये सब इसके गुण हैं, ये सब इसकी पर्याय हैं। जैसे डब्बे में चीनी भरी होती है, ऐसे द्रव्य में गुण भरे हों, ऐसा नहीं है, वो चीनी का ही बना हुआ है समझ लो पूरा का पूरा। जैसे लड्डू में दाने का लड्डू है, दाने का लड्डू बनाते हैं, मोतीचूर का क्या बोलते हैं उसको, चौगुनी का समझो, मोतीचूर जो जो समझते हो, दाने जिसमें बूंदी, बूंदी का लड्डू, जो सब अलग अलग अपनी लैंग्वेज से समझ रहे हैं। तो उसमें दाने भरे हैं ऐसा बोलते हैं, इसमें बूंदी भरी है। तो कैसे भरते हैं, बूंदी के लड्डू में बूंदी कैसे भरते हैं कि पहले कवर होता होगा कुछ, फिर उसमें बूंदी भर देते होंगे, कि वो पूरा बूंदी से ही बना हुआ है। इतने सारे दानों को, बूंदी को मिलाकर उनको इकट्ठा कर दिया, उसका बन गया। अलग से किसी चीज में वो बूंदी भर दी और फिर उसको बूंदी का लड्डू बोला, ऐसा नहीं, वो बूंदी से, दानों से मिलकर ही बना हुआ है। ऐसे ही द्रव्य में गुण और पर्याय हैं, ये लैंग्वेज है, लेकिन ये इसीलिए यहाँ ये शब्द दिया है, द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। जैसे वो लड्डू बूंदी वाला है, बूंदी है उसमें, बस बूंदी बूंदी है, ऐसे ही द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है, अर्थात द्रव्य में गुण होते हैं और पर्याय होती हैं। अभी अपन उसको परिभाषा की लैंग्वेज में बोलें तो द्रव्य किसे कहते हैं कि जिसमें गुण और पर्याय होती हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। ये परिभाषा की लैंग्वेज में हो गया। और जो बाल बोध वगैरह में बच्चों के लिए उसको और शॉर्ट करके लिखा है कि द्रव्य किसे कहते हैं कि गुणों के समूह को, गुण भी एक नहीं होता, एक सिंगल गुण किसी में और उसको द्रव्य कहें, सिंगल गुण होता ही नहीं है, अनंत गुण। तो द्रव्य में अनेक गुण और पर्याय होती है, या जिसमें अनेक गुण और पर्याय होती है उसे द्रव्य कहते हैं। और पुरानी जो अपन ने बाल बोध में पढ़ रखी है वो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो पर्याय क्यों छोड़ दी वहां पर, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं ऐसा कहा तो पर्याय छोड़ दी, पर्याय को नहीं लिया, ऐसा नहीं है। गुणों के समूह को, देखो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, 2-3 परिभाषाएं हो गई, कौन सी लिखें। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं ये लिखें, कि गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं ये लिखें, कि द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है ये लिखें। बात वही है, कुछ भी लिख लें।
लेकिन अभी यहाँ के तत्वार्थ सूत्र के आधार पर हम पर्याय शब्द भी यूज लेंगे, इसलिए जिसमें गुण और पर्याय होती हैं उसे द्रव्य कहते हैं, ऐसा आप रखें। पर जो हमने पुरानी पढ़ी हुई है गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, वहां पर्याय छोड़ा है क्या? ये पर्याय छोड़ा नहीं है। अभी हम पर्याय का स्वरूप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि गुणों में पर्याय इंक्लूड है, क्योंकि जो गुण है वो बिना पर्याय के नहीं होते। गुणों का जो परिणमन है, परिणमन शब्द समझ में आता है? परिणमन शब्द समझ में आता है सबको? गुणों का जो परिणमन है, गुणों में जो अवस्थाएं, उसकी जो चेंजेस होती है, उसकी एक परिणति चलती रहती है, वो उसकी पर्याय कहलाती है। तो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, इसलिए गुण शब्द में पर्याय गर्भित होती हैं। तो बच्चों की किताबों में, क्योंकि उनको कम से कम याद करना पड़े, इसलिए गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ऐसा कहा। लेकिन गुण शब्द में पर्याय भी शामिल है, तो गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य होता है वो गुण और पर्याय वाला होता है। ये द्रव्य का स्वरूप है, बिल्कुल सरल है, कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत सरल विषय है। अब गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं, ये मैं आपसे कल पूछूंगी, अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, या अभी आप लोग बता देंगे तो अभी पूछ लेते हैं। गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं? पहले गुण की पूछ लें, गुण किसे कहते हैं? बोलिए सरोजा आंटी। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं। बढ़िया। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। इसका विस्तार अपन कल करेंगे, अभी क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। बोलिए अनुज। मन पर्याय बताइए। हाँ हाँ। परिवर्तन परिणाम को पर्याय परिवर्तन को, परिणमन को पर्याय कहते हैं। और भी पर्याय के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। पर्याय के पर्यायवाची शब्द बताइए, ये प्रश्न है। पर्यायवाची समझ में आता है? जैसे सूर्य को दिनकर और क्या क्या बोलते हैं, रवि, इस तरह से। तो पर्यायवाची शब्द बताने हैं। रजनी जी। अवस्था। और एक ही, ठीक है, कोई बात नहीं। सुधा जी। सुधा जी बोल रहे हैं? हाँ अवस्था को, दशा को। ठीक है, अवस्था, दशा। हाँ ज्योति जी, अलग बताना है इन दोनों शब्दों से अलग। अवस्था, दशा। परिणमन, क्रिया। परिणमन को, क्रिया को, ठीक है। रश्मि जी। परिवर्तन। परिवर्तन, बढ़िया। प्रेमलता जी। परिणमन बता रहे। ठीक है। हाँ पद्मा जी, आप कुछ अलग बता रहे थे। उत्पाद व्यय को परिवर्तन वो पर्याय कहेंगे। हाँ उत्पाद व्यय वो पर्याय है, ठीक है। हाँ भारती आंटी। हाँ हालत, ठीक, बढ़िया। चलिए अभी लास्ट पूछ रहे हैं अपन, रेणु जी लोहाड़िया। बदलाव जो होता है। बदलाव, ठीक है, वो सब वही एकार्थवाची, बिल्कुल। मीनू जी आप और बता दीजिए। स्थिति को भी बोलेंगे क्या? नहीं, स्थिति को पर्याय नहीं बोलेंगे। स्थिति तो, चलिए चित्रांटी आप कुछ अलग बता रहे हैं, बोलिए। अवस्था। हाँ हो गए वो शब्द। चलिए, पर्याय मतलब परिणमन या परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। द्रव्य के और गुण का जो परिणमन हो रहा है, द्रव्य के और गुण के परिणमन को पर्याय कहते हैं, ठीक है। अब ये पर्याय के पर्यायवाची शब्द हैं, उसको अवस्था कहें, दशा कहें, हालत कहें, परिणमन कहें, परिवर्तन कहें, क्रिया कहें, ये सब पर्याय हैं। इन रूपों में पर्याय को हम देख सकते हैं। परिवर्तन भी पर्याय है, क्रिया भी पर्याय है, दशा बोलो, हालत बोलो, अवस्था बोलो, ये सब पर्याय के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऐसे द्रव्य और गुणों के समूह, सॉरी, गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। उस द्रव्य का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है।
वास्तव में द्रव्य का स्वरूप तो बता के आए ही हैं। अभी यहाँ तो अपन डिटेल करेंगे गुण की और पर्याय की, गुण के स्वरूप की और पर्याय के स्वरूप की। यद्यपि अपन पीछे कर चुके हैं गुणों की बात भी, सामान्य गुण की भी, लेकिन थोड़ी बात वापस से उसको देख के फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना टाइम हो गया है। प्रश्न किसी को हो तो हाथ खड़ा करें। गुण की एक्सटेंडेड डेफिनेशन क्या है? गुण की ये है अपने यहाँ इसके बिल्कुल नीचे, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, इसको समझेंगे कल। अभी यहाँ बुक में दी है परिभाषा बिल्कुल। और गुण और पर्याय में भी अंतर आपको छाटना है, इसी में बता देती हूँ, तो पढ़ते पढ़ते ही आप लोगों को मिलते जाए तो लिखते जाइएगा, तो आपको आसान हो जाएगा, अलग से नहीं ढूंढना पड़ेगा। गुण और पर्याय में भी अंतर अपने को देखना है, ठीक है। चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलनी है। प्रश्न नहीं है ना किसी का? रेणु जी लोहाड़िया, आप बोलिएगा, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन।